जो बात कर रहे थे हम सेक्शन 10 की और डिटेल में कुछ चीज़ बताने की, सो दैट आपका दिमाग एक्सप्लोर ना हो जाए, वो मैं बताता हूँ आपको। अब आपकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डिवीजन होगी साइमल्टेनियसली होने वाली है प्रॉपर्टी डिवीजन। सो प्रॉपर्टी डिवीजन आपकी कैसे होगी, लेट मी टेल यू। आपकी मदर है, आपके 2 सन हैं, आपकी 2 डॉटर हैं और आपकी 2 को वाइफ हैं। टोटल मिलके होते हैं ये 7 लोग। पर यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो होगा 6 के बीच में, बिकॉज जो भी शेयर जाएगा वो दोनों को वाइफ को एक साथ जाएगा। लाइक इन दोनों को मिला करके एक शेयर मिलेगा और दोनों को अलग अलग शेयर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है इनका शेयर जाएगा 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, इधर भी 1/6 और इन दोनों को मिलाकर भी 1/6। जो 1/6 का हाफ है वो ये दोनों आपस में बांटेंगी। साथ में इसके बाद जो ये सन की प्रॉपर्टी थी 1/6, अब ये डिवाइड होगी अमंग दीज टू, इसके सन के लिए और इसके डॉटर के लिए। विडो के लिए भी दी जाएगी प्रॉपर्टी, पर ये फिर इनके पास ही आ जाएगी अल्टीमेटली उसके बाद। सो मान लीजिए इसके 3 हिस्से भी हो गए तो लास्ट में आनी इनके पास में ही है डिवीजन में, और ये सब में डिवीजन ऐसे ही चलता रहेगा। लाइक वो वाली प्रॉपर्टी का डिवीजन इसमें ऐसे ही चलता जाएगा। सेक्शन 9 में इसका थोड़ा एंड हमने टच कर लिया था सेक्शन 11 का। सेक्शन 9 बात करता था कि शेड्यूल में कैसे डिवीजन होगा। लाइक क्लास 1 में साइमल्टेनियसली जाएगा, क्लास 2 में बाय द एंट्री जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग क्लास 2 की ही बात चल रही है, जहाँ पे बोला भले ही किसी भी एंट्री में जाए, पर एंट्री में जितने भी लोग मेंशन हैं उन सभी के पास फिर इक्वल शेयर जाना चाहिए। अगर उस एंट्री का कोई इंसान मरा हुआ है तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी वहाँ पे लोग हैं उसके पास वो प्रॉपर्टी जानी चाहिए। जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। इस वाले का लेते हैं कि एंट्री 1 और एंट्री 2 के सारे लोग मरे हुए हैं, पर एंट्री 3 के अंदर भी 2 लोग मरे हुए हैं, 2 लोग मरे हुए हैं एंड 2 लोग जिंदा हैं। तो जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा एनी एंट्री वो इक्वल शेयर होगा इन दोनों के बीच में। पर फॉर एग्जांपल 4th एंट्री में ये तीनों एंट्री के लोग मरे हुए हैं, 4th एंट्री के ये चारों लोग जिंदा हैं, तो इन चारों लोगों के अंडर 4th एंट्री में इक्वल डिवीजन जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। आर्टिकल सेक्शन 12 पे आते हैं। एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के अंदर डिवीजन कैसे होगा। सबसे पहले देखा जाएगा कि इन सब के बीच में सबसे कम डिग्री या लिंक किसके अंडर है या किस में नहीं है। जिसके पास ज़्यादा लिंक होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, या जिसके पास कम डिग्री होगी उसे कम प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे 2 रूल दिए हुए हैं एसेंट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल के की मौत होती है, एसेंट हमने समझा था ऊपर वाले यानी कि फादर, ग्रैंड फादर, और अब इनके जगह से कोई जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल हो, पहली प्रेफरेंस तो नहीं दी जाएगी, मेल हो, फिर कोई फीमेल भी हो तो भी चल जाएगा। लाइक ये लिंक गए दूर दूर से एंड लास्ट में जाके पता लगा ए एंड बी। ठीक है, इसमें भी एक और डाल देते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है इसके और इसके बीच में जितने कम लिंक होंगे, ठीक है, उसको प्रेफरेंस मिलेगी, जितनी कम डिग्री होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर इन दोनों केसेस में आप देखो तो इस वाले इंसान को 1 डिग्री कम लग रहा है इस इंसान के पास से, सो विच मीन्स बी वाले इंसान को, जो कि इसका कॉग्नेट या एग्नेट हो सकता है, उसको प्रेफरेंस मिलेगी इसकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगर क्लास 1 और क्लास 2 हायर्स नहीं है तो। पर रूल नंबर 2 में ये कहा गया है कि अगर ये दोनों के सेम लेवल के डिग्री है, सेम लेवल के लिंक्स हैं, यानी कि इसके भी 1 2 3 4 5 6 लिंक हैं, इसके भी 1 2 3 4 5 6 लिंक हैं। सो दोनों के अगर 6 लिंक हैं, इक्वल हैं, तो दोनों को ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी साइमल्टेनियसली, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पर प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जो कि जिसकी कम लिंक होंगी, यानी कि आप देख रहे हो असेंडेंट, यानी कि अपने ऊपर वाली पीढ़ी में जाकर देखो कौन कहाँ से लिंक करके आ रहा है। जिसके जितने कम लिंक मिलेंगे यानी कि वो आपके उतना क्लोज है। ठीक है, अब चाचा के, ताऊ के, बुआ की, फूफी के बेटे की बहू की बात चल रही है तो काफ़ी लंबा लिंक हो गया, पर आपके बेटे की बहू का बेटा मतलब कि आपका पोता हो गया,
इनडायरेक्टली, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, इसमें कम लिंक्स थे तो मतलब कि ये आपके ज़्यादा पास में है। सो इस इंसान को, इस एगनेट या इस कॉग्नेट को आपकी ज़मीन मिल जाएगी। साथ ही मेल वाला खत्म होता है। अब हम आते हैं वुमेन वाले के ऊपर, जहाँ पे पता लगा कि फीमेल हिंदू जो है उसके पास एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, भले ही वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इनमूवेबल हो। मूवेबल आई गेस आप जानते हैं, धन दौलत वाली, पैसा, कैश एंड गाड़ी वगैरह, एंड साथ इनमूवेबल यानी कि प्रॉपर्टी, फ्लैट्स, ज़मीन जायदाद, एकर्स में, वो सब। अब एक औरत फुल्ली ओनर हो सकती है अपनी ज़मीन की, जो उसको इनहेरिट कर सकती है, उसका पार्टीशन करना चाहती है वो कर सकती है, जो उसे गिफ्ट में मिली है, जो उसका मेंटेनेंस देगी बच्चों को, जिसे वो परचेज कर सकती है, या वो ज़मीन जो उसे स्त्री धन में एज अ गिफ्ट मिली है। सारी प्रॉपर्टी वुमेन ही संभालेगी अपने अंदर। अब सक्सेशन कैसे होगा फीमेल की जो प्रॉपर्टी है? फीमेल अगर मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी? अभी हमने देखा मेल के केसेस में कितना कॉम्प्लेक्स है, क्लास 1, क्लास 2, पर वुमेन्स के में ऐसा कोई नहीं है। इसमें डायरेक्ट एंट्रीज दी हुई हैं। सबसे पहला, अगर एक स्त्री मरती है, फीमेल मरती है, तो पहली प्रेफरेंस दी जाएगी उसके बेटे और उसकी बेटी को, सन और डॉटर को। सेकेंड जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो उसके हस्बैंड को दी जाएगी, अगर ये है ही नहीं। अब थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी जहाँ जिनके घर से ये आई थी, विच इज़ मदर एंड फादर को। ठीक है, अगर अब वो भी नहीं है तो फादर के हायर्स को, या वो भी नहीं है तो फिर मदर्स के हायर को। ठीक है, ऐसी प्रेफरेंस जाएगी नीचे। अब अगर देखते हैं कि अगर कोई इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी औरत फ्रॉम दी मदर्स या फादर, यानी कि एक औरत ने, यानी कि बात करते हैं एक एच नाम की औरत ने, इसके फादर ने इसको प्रॉपर्टी दी और ये मर गई, और इसका ना तो कोई डॉटर है ना तो कोई सन है, तो जो प्रॉपर्टी इसके पास आई है वो वापस इसके पापा के पास डिवॉल्व हो जाएगी अगर ये मर गई तो। ओके, सेकंड वाले में बोला गया है अगर कोई औरत है और उसके पति ने या उसके फादर इन लॉ ने कोई प्रॉपर्टी उसको दी है तो ये प्रॉपर्टी इसकी रहेगी, पर इस औरत का अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा ही नहीं था, तो ये जो प्रॉपर्टी है अब बच्चों के पास तो डिवॉल्व नहीं हुई, तो वापस क्या होगी, इसके मरने के बाद यही प्रॉपर्टी इनके पास डिवॉल्व हो जाएगी। आई होप दैट वॉज क्लियर। एंड नाउ सेक्शन 18 सिर्फ इतनी सी बात करता है कि जो फुल ब्लड होते हैं वो हाफ ब्लड के ऊपर हावी नहीं हो सकते। हाफ ब्लड कभी प्रेफरेंस में नहीं आएंगे, पहली प्रेफरेंस पे फुल ब्लड आएंगे। एंड भूलना मत, फुल ब्लड मतलब कि सगे भाई बहन, और हाफ ब्लड यानी कि सौतेले, यानी कि बाप जहाँ पे आ जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल इलिजिटिमेट बच्चे के साथ साथ, तो वो हाफ ब्लड हो जाते हैं आप लोग के। ठीक है, अब सेक्शन 19 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है मोड ऑफ सक्सेशन कैसा होना चाहिए दो हाइट्स के बीच में, यानी कि दो लोग एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए लड़ रहे हैं तो उनके बीच में डिवीजन कैसा होना चाहिए, पर कैपिटा होना चाहिए एंड नॉट बस स्ट्रिप्स होना चाहिए। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? फॉर एग्जाम्पल, आप हैं माँ, आपका एक बेटा एक बेटी है। ठीक है, अब आपकी जो प्रॉपर्टी है मान लो उसका एक हिस्सा होना चाहिए था, पर वो सारा का सारा हिस्सा आपकी बेटी ले गई, आपके बेटे के बच्चे के पास तो वो गया ही नहीं। ये फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादातर होता है, पर इंडिया में क्या होता है, मतलब हमारे में पर कैपिटा होता है। तो पर कैपिटा इन द सेंस दो लोग थे, इनकी डिवीजन कितना होना चाहिए था, 1/2 1/2। ठीक है, तो 1/2 मिला डॉटर को और 1/2 मिला सन को। अब सन तो है नहीं, तो उसके जो सन और उसका जो डॉटर है उन दोनों के पास ये 1/2 जमीन आ जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर जॉइंट टेनेंट्स नहीं होंगे, ये यहाँ पे टेनेंट्स इन कॉमन होंगे। दिस इज अ टर्म यूज देयर इन द बेयर एक्ट। ठीक है, इनको एज अ जॉइंट टेनेंट्स नहीं कहा जाएगा, पर ये कॉमन टेनेंट्स इन कॉमन कहे जाएंगे। साथ में सेक्शन 20 कहता है राइट ऑफ अ चाइल्ड इन वॉम, यानी कि वो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ पर उस बच्चे का पूरा राइट है इनहेरिटेंस करने का, प्रॉपर्टी का। साथ में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन बता देते हैं कि सब लोग आपकी ज़मीन में हाथ मारने आ रहे हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिल ही नहीं सकती ज़मीन। सबसे पहले ये एक्सेप्शन हर जगह डाल देना कन्वर्जन का, कन्वर्ट हो गया, नहीं मिलने वाली, निकल जाओ। पर अगर जिस भी दिन वो वापस से मतलब ये हिंदू धर्म में वापस आते हैं उन्हें मिल जाएगी, या फिर अगर उनके बच्चे हिंदू बन जाते हैं वापस से तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे उनके बच्चे ये ज़मीन को लेने के लिए। ठीक है, पर जो कन्वर्ट हो जाएगा उसका तो ऑब्वियसली निकल जाओ, ज़मीन में कोई हक नहीं है आपका।
दूसरा, जो आपकी विडो है अगर वो रीमैरी कर लेती है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। जब उसका दूसरा पति है तो उसे तुम्हारी ज़मीन में क्यों घुसना है, जब उसका दूसरा पति मर जाएगा तो उसकी ज़मीन से ले ले, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मे भी शायद वो दूसरा पति भी मार दे, उसकी ज़मीन भी ले ले, तीसरा पति भी मार दे, उसकी ज़मीन भी ले ले। तो इसलिए विडो जब रीमैरी कर लेती है तो उसका पीछे वाली ज़मीन से कुछ भी ताल्लुकात नहीं होता है। दूसरा, अरे इंसान ने आपका मर्डर ही कर दिया, इंसान ने आपका मर्डर ही कर दिया और वही आपकी ज़मीन मांगने लगा, ये तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, भाई ने भाई को मार दिया ताकि बाप की ज़मीन उसको मिल जाए, ऐसे केस में इसको भी वो ज़मीन नहीं मिलने वाली है। साथ में सेक्शन 27 भी बोलता है हायर्स जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है वो नहीं ले सकते हैं। मे भी शायद जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि इनको इंटरस्टेट में हक नहीं मिलना चाहिए। बाकी एक और एक्सेप्शन यहाँ दिया गया है कि आप देखो डिस्क्वालीफाई कर रहे हो लोगों को, पर वो डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी इंसान की डिजीज, डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी पे बेस नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान इन चीज़ों से ग्रसित है तो फिर भी उसका ज़मीन में पूरा का पूरा हक है, भले वो किसी भी क्लास में आपके आ रहा हो। लास्ट में सेक्शन के जो है दिया हुआ है वो है टेस्टिमनी सक्सेशन, यानी कि कोई भी हिंदू अगर अपनी जो प्रॉपर्टी है डिस्पोज कर दे बाय विल या टेस्टिमनी तो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर जा सकता है 1925 के अंदर। फिर तो ये वाला एक्ट लगने का बिल्कुल स्कोप ही नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।